अच्छा सोचो, अगर इंटरनेट क्रैश हो जाए तो हो सके तो आई होप इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ बन जाए जो हमारा जो डेटा है वो हमारे पास ही सिक्योर रहे। अभी एक कंप्यूटर स्टूडेंट है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ट्राई करो बनाने का, जैसे अभी नोटिफिकेशन का बनाया तो बहुत कुछ बन सकता है। ऐसे सोचो, थोड़ा सा दुनिया को फ्रीडम दिलवाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ और बनाओ कुछ, दो दुनिया को पता चले कि हाँ अभी ये बोलते हैं कि ब्रिटेन से ये था, यूएस से ये था, तो कल को बोले जर्मन से ये था, तो कल को बोले ही ऐसे कि नहीं जी इंडिया से ये था। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am your Indian girl. I hope you all are doing great. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये वीडियो जिस पे मैं रिव्यू करने वाली हूँ। वो है, अच्छा सोचो अगर इंटरनेट क्रैश हो जाए तो, मतलब वर्ल्ड वाइडली इंटरनेट क्रैश हो जाए, हमें इंटरनेट ही नहीं मिल रहा है और हम जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी साइट्स हैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इवन दैट हम लोग किसी भी साइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने में हम लोग एबल नहीं हैं। तो क्या होगा? जितने भी हमारे ऑनलाइन काम हैं, जितने भी हम लोग करते हैं, डेटा हो गया, डेटा एंट्री होगी, या फिर वेबसाइट्स होगी, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आप लोग काम करते हैं, ग्राफिक्स हो गए, और आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रखा है, तो क्या होगा आपका? कभी सोचा है? वैसे इस चीज़ को ना एक्सप्लेन किया है ध्रुव राठी ने, तो इन्हीं का मैं ये वीडियो देखने वाली हूँ, तो सोचा इसके साथ साथ रिव्यू कर देती हूँ क्योंकि इसका टाइटल वाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। व्हाट इफ़ इंटरनेट क्रैशेस इन द होल वर्ल्ड? अगर इंटरनेट क्रैश हो जाए पूरी दुनिया में तो कैसा रहेगा भाई? सोचने वाली बात है ना, अगर इंटरनेट ही ना हो तो। अच्छा वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचो कि आपके दिमाग में क्या आता है कि इंटरनेट ही ख़त्म हो गया, मतलब इंटरनेट है ही नहीं, कैसा होगा? वैसा होगा जैसे 7-8 साल पहले होता था, और दूसरे वाले फ़ोन नहीं होते थे कीपैड वाले, है ना, वैसे नहीं, टच मोबाइल तो रहेंगे लेकिन जो हमारा जो इतना वो रहता है ना कि कनेक्शन टूट जाएगा दुनिया से, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन ब्रीफ में तो ध्रुव राठी ही समझाएंगे, इसमें देख लेते हैं कि क्या बोलते हैं ये इसके बारे में। और यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, कल हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था थॉट ऑफ द डे। तो कल जो हमने एक थॉट किया था दैट वी नीड टू बी कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट हो ना अपने काम को लेके, तो रहना भी है, उसको रखना है आप लोगों को। और दूसरी बात है, हमारा आज का थॉट ऑफ द डे है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बावरी करेगा कब। मतलब आपको जो काम आज का है ना वो आज ही करना है, उसको पेंडिंग नहीं छोड़ना है कल पे, या फिर उसको पोस्टपोन नहीं करना है। अगर आप कोई भी काम आज कर सकते हो तो उसको आज ही निपटा लो, ठीक है? तो आपको कोई भी काम पोस्टपोन नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मैन और वुमेन, वट एवर यू आर, तो आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आप लोगों को ये काम ज़रूर करना है कि कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, कोई भी काम कल पे नहीं छोड़ना है, ना ही अपना कोई काम आज के लिए पेंडिंग छोड़ना है। अगर अभी कर सकते हो ना तो उसको फिर कभी पे पोस्टपोन नहीं करना है, उसको अभी ही करना है। तो चलिए आज का थॉट ऑफ द डे तो हो गया, तो आज हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं हमारा ये वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, इंटरनेट ही क्रैश हो गया, मतलब है ही नहीं इंटरनेट दुनिया में। चलो जैसे स्टार्ट है टुडेज वीडियो। वैसे देखा जाए इंटरनेट लिटरली एक नेट की तरह है, करोड़ों स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, सर्वर्स और ढेरों डिवाइसेस से बना एक नेट। इस नेट में आप कुछ 2-3 धागे काट दो या 10-15 धागे काट दो, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कनेक्शन बनाने के ढेरों और तरीके मिल जाएंगे। इस नेट के एक एरिया को आप कट ऑफ कर सकते हो, जैसे कंट्रीज जब अपने देश के अंदर या कुछ रीजन के अंदर इंटरनेट को ब्लॉक कर देती हैं, बंद कर देती हैं। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल पर बात करें, दुनिया के लेवल पर बात करें, तो दुनिया भर के सारे इंटरनेट को एक साथ क्रैश करना या स्विच ऑफ करना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन इस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज को अचीव करने के कितने करीब आप आ सकते हो, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हमें देखने को मिला कुछ दिन पहले, जब फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों बड़ी सोशल मीडिया एप्स डाउन चली गई, काम करना बंद कर दिया इन्होंने 5-6 घंटे के लिए।
Hundreds of millions of people around the world using some of the most popular social media sites, Facebook, Instagram and WhatsApp, have been forced offline in a major global blackout. A very big issue at a day when there are a lot of other negative headlines about the company, guys. So this is what happens when you have such a concentration of three of the most broadly used apps and communication services globally concentrated within one owner, right? But the head of user safety, we're going to see more of this. अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि ये तो इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मत भूलिए दोस्तों कि दुनिया में मिलियंस ऑफ लोगों के लिए यही इंटरनेट है। जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए करते हो, या फेसबुक या इंस्टाग्राम ब्राउज करने के लिए करते हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखने के लिए करते हो। अगर हम कई डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, ढेरों ऐसी अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो फेसबुक के फ्री बेसिक्स को इस्तेमाल करती हैं, यानी उनके स्मार्टफोन में फ्री बेसिक्स की ऐप डली है जिसका इस्तेमाल करके वो बिना डेटा चार्जेस के फेसबुक को विजिट कर सकते हैं, और कुछ और गिनी चुनी वेबसाइट्स हैं जो प्री डिसाइडेड है फेसबुक के द्वारा, सिर्फ उसे ही विजिट कर सकते हैं और उनके अलावा कोई और ऐप नहीं चलती, वो बाकी इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो 2016 के अराउंड इंडिया में भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ को लेकर कि फेसबुक इंडिया में फ्री बेसिक्स लाने वाला था, लेकिन थैंकफुली जनता ने आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के अगेंस्ट और फ्री बेसिक्स को इंडिया में अपने ऑपरेशंस कैंसिल करने पड़े। लेकिन इतने ढेरों लोग जो कि आज के दिन फ्री बेसिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए फेसबुक डाउन जाने का मतलब है पूरा इंटरनेट डाउन जाना। जब ये फेसबुक व्हाट्सएप डाउन गए, हम सब लोगों ने इस चीज़ का काफ़ी मजाक भी उड़ाया था, मीम्स भी बनाए थे कि ये देखो अब लोग फाइनली ऑफलाइन अपना किसी चीज़ में टाइम बिता पाएंगे, लोगों को फालतू के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन रियलिस्टिकली बात करें तो ढेरों ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं जो फेसबुक पर डिपेंडेंट है अपना बिजनेस चलाने के लिए। कई छोटे होटल्स हैं जो सिर्फ फेसबुक मैसेजेस या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो बाकी ऐप्स में लॉगिन करते हैं फेसबुक लॉगिन का इस्तेमाल करके। तो अगर आप जूम पर फेसबुक का लॉगिन यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी बिजनेस मीटिंग नहीं कर पाएंगे जब फेसबुक डाउन था। तो बहुत से लोग ऐसी ही बाकी ऐप्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे, स्मार्ट टीवी को एक्सेस नहीं कर पा रहे अगर उन्होंने फेसबुक लॉगिन यूज़ किया था। तो ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जब डाउन गए, दिखने में ये चीज़ काफ़ी लाइट हार्टेड सी लग रही थी हमें, लेकिन इसके काफ़ी भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस थे दुनिया में कई लोगों के लिए, क्योंकि इंटरनेट काफ़ी सेंट्रलाइज्ड बन गया है आज के दिन। एक टाइम था जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक 3 अलग कंपनीज हुआ करती थी, लेकिन फेसबुक ने इन दोनों कंपनीज को खरीद लिया और अब सब कुछ फेसबुक के कंट्रोल में आ गया। और ये चीज़ इतनी सेंट्रलाइज्ड है कि अब फेसबुक क्रैश करता है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम भी क्रैश कर जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि गूगल के सर्वर्स भी क्रैश कर जाते हैं तो जीमेल और यूट्यूब भी काम करना बंद कर दे। इंटरनेट आज के दिन इतना सेंट्रलाइज हो गया कि 2-3 कंपनीज ही पूरे इंटरनेट को मानो हैंडल कर रही है। लेकिन जब इंटरनेट एक्चुअली में इन्वेंट किया गया था दोस्तों, तो इसका ओरिजिनल पर्पस इसका बिल्कुल उल्टा था। आइए इसके इतिहास को देखते हैं। जानने वाली चीज है, इसके बारे में पता होना चाहिए ना। जमाना था कोल्ड वॉर का, यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिकन साइंटिस्ट और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को डर था कि अगर सोवियत यूनियन अमेरिका पर हमला करता है, एक मिसाइल से भी उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकता था, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था उस वक्त वो काफ़ी सेंट्रलाइज था, जैसे कि लैंडलाइन फोन्स होते थे। उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने सिस्टम को और सिक्योर बनाना है तो इसे डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर पर हम रिलाय करें कि सारे कम्युनिकेशन उसी के थ्रू जा रहे हैं, या फिर किसी सिंगल कम्युनिकेशन वायर पर या लाइन पर हम डिपेंड रहें। ऐसी डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर पूरे सिस्टम का कोई एक पार्ट भी फेल हो जाता है तो बाकी का पार्ट कम से कम फंक्शन करता रहे। 1962 में MIT के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये यूएसए की डिफेंस डिपार्टमेंट की एक एजेंसी थी, ARPA करके, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, उसमें काम करते थे। इन्होंने सॉल्यूशन प्रपोज किया कि सारे कंप्यूटर्स के बीच में एक गैलेक्टिक नेटवर्क होना चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क जिससे सरकार और सरकार के लीडर्स कम्युनिकेट कर पाए एक दूसरे से, इवन इफ सोवियत यूनियन हमारे देश का टेलीफोन सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता। तो 1969 में इसी आइडिया के बेस पर एक कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया गया जिसका नाम था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये उस वक्त के कंप्यूटर्स को लिंक करता था। 1968 was the year Larry Roberts sought out the engineers to build the Advanced Research Projects Agency's computer network, the ARPANET, the acorn that would grow to become the mighty internet. उस वक्त कंप्यूटर्स मौजूद थे यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और जो उस टाइम के कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे, उन्हें मेन फ्रेम्स कहा जाता था, और उन्हें स्टोर करने के लिए पूरी की पूरी बेसमेंट भर जाती थी। अब इस ARPANET ने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से लिंक तो कर दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आई।
हर कंप्यूटर उस टाइम पर अपनी भाषा बोलता था, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स डले थे उनमें और इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिली इन कंप्यूटर्स के बीच। एक कंप्यूटर अगर किसी दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल करता हो तो इसका बेसिकली मतलब ये था कि आप हिंदी में लेटर लिख रहे हो और फ्रांस भेजते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि एक फ्रेंच स्पीकर आपका हिंदी में लेटर समझ पाएगा। इसका सोल्यूशन निकाला गया इंटरनेटवर्किंग, यानी अलग अलग नेटवर्क्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना। दो आरपा के रिसर्चर्स थे, रॉबर्ट कान और विंट सर्फ। इन दोनों ने डेवलप किया एक तरीका कि ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर पाएं, अलग अलग भाषा समझ पाएं एक दूसरे की। इस इन्वेंशन को कहा जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर TCP। बाद में इन्होंने एक एडिशनल प्रोटोकॉल भी इसके आगे ऐड कर दिया था, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसे हम आज के दिन रेफर करते हैं एज TCP/IP। इस चीज़ को अक्सर हैंडशेक भी कहा जाता है क्योंकि अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे की भाषा समझ पा रहे हैं। जनवरी 1, 1983 में ARPANET ने इस TCP/IP प्रोटोकॉल को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दोस्तों इंटरनेट सिर्फ अवेलेबल था यूनिवर्सिटीज़ के पास, साइंटिस्ट के पास और सरकारों के पास। इन सब के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करने के काम आता था। आम जनता ने इंटरनेट को अभी तक नहीं चखा था। आम लोगों के पास इंटरनेट तभी आ पाया जब वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इन्वेंशन हुआ। बहुत से लोग एक्चुअली में दोस्तों इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब को एक दूसरे से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में ये दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बेसिकली एक सबसे कॉमन तरीका है जो इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है उसे एक्सेस करने का। जब आप ब्राउज़र खोलते हैं अपना और उस पर किसी वेबसाइट पर जाते हैं www वेबसाइट का नाम लिखकर, तो यहाँ पर आप वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने स्मार्ट टीवी पर नेटफ्लिक्स की ऐप खोलकर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स की ऐप के जरिए इंटरनेट पर मौजूद डेटा को एक्सेस करने लग रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक मैप जिस पर आप अलग अलग शहर को देख सकते हैं, टाउन्स को देख सकते हैं और उन शहरों को सड़कों से कनेक्ट किया गया है। तो इंटरनेट बेसिकली सड़कों की तरह है जो कनेक्शन लाइंस बिछाई जा रही हैं शहरों और टाउन्स के बीच में। वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअली में वो चीज़ है जो आपको सड़कों पर दिखाई देती है, जैसे कि घर और दुकानें। और जो गाड़ियाँ सड़कों पर चलने लग रही हैं वो एक्चुअली में डेटा है जो मूव अराउंड करने लग रहा है इंटरनेट पर। कुछ गाड़ियाँ इन सड़कों से गुजरती हैं वर्ल्ड वाइड वेब के जरिए, यानी सड़कों पे मौजूद घरों के जरिए, लेकिन हर गाड़ी को वहाँ से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन भर फेसबुक पर बैठे हैं, ट्विटर पर हैं, स्काइप पर बात करते हैं अपने स्मार्टफोन के द्वारा किसी और के साथ, एक्सबॉक्स पर गेम खेलते हैं ऑनलाइन और नेटफ्लिक्स पर कोई शो देखते हैं, तो पूरे दिन आप इंटरनेट पर थे लेकिन वेब पर नहीं, क्योंकि वेब पर आप तभी होंगे जब आप अपने ब्राउज़र में URL लिखेंगे और उस वेबसाइट पर जाएंगे स्पेसिफिकली। तो इस वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने, जो सर्न में काम कर रहे थे। ये इन्होंने किया था 1990 में और 1991 में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर ओपनली पब्लिक के सामने अवेलेबल कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। Berners-Lee developed the software to more easily follow threads of knowledge within the information stored throughout the internet. The crisscrossing of these myriad threads across the globe reminded him of a web, so he named his invention the World Wide Web. ये इन्वेंट करने के पीछे इनका बेसिकली पर्पस ये था कि दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी और इंसान के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए कभी भी। और इनके इस इन्वेंशन की खास बात ये थी कि दुनिया में किसी के पास भी बस कंप्यूटर होने की ज़रूरत थी और इंटरनेट का एक्सेस चाहिए था और इनके इस इन्वेंशन का वो फ़ायदा उठा सकता था। ना सिर्फ इंटरनेट पे मौजूद डेटा को एक्सेस किया जा सकता था, बल्कि इनके इस इन्वेंशन के द्वारा और चीज़ें बिल्ड भी करी जा सकती थी, अपनी वेबसाइट्स खुद से बनाई जा सकती थी। एक ज़बरदस्त सेल्फलेस काम किया इन्होंने दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन आज के दिन टिम बर्नर्स-ली का मानना है कि इनका कोट है, स्पेशली मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द वेब हैड फेल्ड इंस्टेड ऑफ सर्व्ड ह्यूमैनिटी एज इट वॉज सपोज टू हैव डन एंड फेल्ड इन मेनी प्लेसेस। इनका मानना है कि वेब आज के दिन कई मायनों में फेल हो चुका है। ये कोट कहते वक्त ये बेसिकली रेफर कर रहे थे कैम्ब्रिज एनालिटिका के स्कैम के बारे में। टिम का कहना है कि इन्होंने वेब इसलिए बनाया था ताकि हर इंसान इंटरनेट का फ्रीली इस्तेमाल कर सके, लेकिन आज के दिन कुछ कंपनीज ने अपनी मोनोपोली जमा ली है इंटरनेट पर, जैसे कि फेसबुक और गूगल, और ज़बरदस्त सेंट्रलाइजेशन देखने को मिली है। शुरुआत में जो 1990s का ज़माना था उस वक्त हर कोई वेब का इस्तेमाल करता था ईमेल्स के थ्रू। ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन किए जाते थे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी और आपका जो डेटा था वो डायरेक्ट होता था इन ईमेल कंपनीज़ के सर्वर्स के थ्रू, जैसे कि जीमेल, याहू मेल या हॉटमेल। उसके बाद आया वेब 2.0 जिसे हम सोशल मीडिया का वेब करके बुलाते हैं। आज के दिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को रूट किया जाता है इन बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज़ के सर्वर्स के थ्रू। और जैसा मैंने बताया वीडियो के शुरू में, कुछ कंपनीज जैसे कि फेसबुक तो इस हद तक पहुंच गई कि इन्होंने
टेलीफोन प्रोवाइडर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी कि हमारी ऐप आप फ्री में दो लोगों को, और अगर उन्हें बाकी इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उन्हें उसके लिए अलग से डेटा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसलिए कुछ लोगों के लिए अब मतलब इंटरनेट का सिर्फ फेसबुक ही रह गया। ऐसी सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए बहुत से लोग इंक्लूडिंग टिम बात करते हैं वेब 3.0 की, यानी इंटरनेट का फ्यूचर क्या हो। वो चाहते हैं इंटरनेट का वापस से एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर बने, एक ऐसा इंटरनेट जो किसी एक कंपनी के कंधों पर ना टिका हो, एक ऐसा इंटरनेट जो किसी 2-3 कंपनीज के द्वारा मोनोपोलाइज ना किया गया, और एक ऐसा इंटरनेट जो पूरी तरह से क्रैश नहीं कर जाता, लोगों की ज़िंदगी पर असर नहीं डालता अगर एक कंपनी के सर्वर्स क्रैश कर जाते हैं। बहुत से लोग अपने आइडियाज़ लेकर आए हैं इस नए डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट को लेकर। जैसे कि जर्मनी में एक यंग कोडर ने एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन बनाया ट्विटर ऐप का, जिसे मास्टरडोन करके कहते हैं। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज भी यही डिसेंट्रलाइजेशन लाने की कोशिश करती हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में। इसके अलावा कई और टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे कि EPNS, इथीरियम पुश नोटिफिकेशन सर्विस, जो क्लेम करता है कि दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन का प्रोटोकॉल है वेब 3.0 के लिए। ये एक्चुअली में मेड इन इंडिया है और एक नोटिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वेब 3 के लिए, NFTs के लिए, गेमिंग के लिए और डी एप्स के लिए। डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के लिए। अभी क्या है, जो वेब 2.0 में नोटिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है वो भी काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। जो आप स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशंस देखते हैं वो या तो गूगल के सहारे आती हैं या फिर एप्पल के सहारे आती हैं, क्योंकि यही दो मेन कंपनीज हैं। लेकिन इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके डी एप्स नोटिफिकेशंस भेज सकती हैं वॉलेट एड्रेसेस पर यूजर्स के, बिना किसी प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट हुए। EPNS को बैक किया गया दोस्तों बड़े बड़े थॉट लीडर्स के द्वारा, जैसे कि बालाजी श्रीनिवासन, संदीप नायलवाल, वजीर एक्स के निश्चल सेठी, बाइनेंस लैब और तन्मय भट्ट भी, वही वाला तन्मय भट्ट जो कॉमेडी वीडियोस बनाता है यूट्यूब पर। क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस पर EPNS को लिस्ट किया गया है एज डॉलर पुश, ये उसका नाम है। अगर आप इसे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस पर देखना चाहते हैं और अगर आप और जानना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा EPNS का इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। अब इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है दोस्तों, कि टिम बर्नर्स-ली भी खुद के एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं अपनी मर्जी का वेब 3.0 बनाने के लिए। इनके प्लेटफॉर्म का नाम है सॉलिड। सॉलिड ये कहते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिविजुअल्स को खुद से अथॉरिटी देता है अपने डेटा को कंट्रोल में रखने की, इंस्टेड ऑफ कि हम अपना डेटा इन बड़ी बड़ी कंपनीज के हाथों में दें। इनकी राय में सॉलिड जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा कि आप अपना डेटा अपने पास कैसे रख सकते हैं। अगर कोई सोशल नेटवर्क सॉलिड का इस्तेमाल करता है अपने आप को बनाने के लिए, यानी कोई सोशल नेटवर्क अगर सॉलिड के ऊपर बिल्ड अपॉन है, तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा एक पर्सनल पॉड में स्टोर किया जाएगा इंस्टेड ऑफ कि आपका डेटा इन कंपनीज के सर्वर में स्टोर किया जाए। तो ये कुछ नए आने वाले तरीके हैं दोस्तों, जिसकी मदद से इंटरनेट और वेब को और डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ये होगा वेब 3.0, जिसमें डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होंगी और डिसेंट्रलाइज्ड वेब होगा। एक्चुअली में ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये तो टाइम ही बताएगा। और अगर आपको ये सारी बातें काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो थोड़ा और पढ़ने की कोशिश कीजिए इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक और वीडियो मैं आपको रेकमेंड करूँगा। अपना पुराना एक वीडियो जो मैंने इंटरनेट पर बनाया था वो भी आपको पसंद आएगा, क्योंकि वो भी सिमिलर से ही टॉपिक पर है कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, इंटरनेट एक्चुअली में चलता कैसे है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो था एक्चुअली, और सही है। मतलब इंटरनेट ना सेंट्रलाइज्ड हो रखा है अभी, कुछ एक कंपनीज़ के हाथ में है, फेसबुक, गूगल। अगर फेसबुक को देखा जाए उसने दोनों को बाय कर लिया है, हमारे व्हाट्सएप को भी और इंस्टाग्राम को भी। और गूगल है जिसके सहारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे जीमेल, यूट्यूब, और ऐसे ही करके कुछ एक कंपनीज़ हैं जिन्होंने पूरे तरीके से ना इसको कंट्रोल में कर रखा है इंटरनेट को। अगर हमें किसी भी जगह पे जाके, जैसे हमें कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसको हमें किसी और कंपनी के सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर ही हम लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं वर्ल्ड वाइडली। तो ऐसे जो सर्वर्स हैं वो हमें बहुत सारी कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे गोडैडी हो गई, बिग रॉक हो गई। तो ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमें ऐसे सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है ना वो हमारे कंट्रोल में ना रह के उनके सर्वर्स पे स्टोर होता है। तो ये चीज़ तो है कि हमारे कंट्रोल में है नहीं, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग था जब उन्होंने www बनाया था तो उस टाइम पे उन्होंने यही सोचा था कि ये हम लोग इसको
फ्रीली यूज़ कर पाएँ और सब कुछ हमारे कंट्रोल में हो। बट कुछ कंपनीज़ ने डेटा के नाम पे हमारा जो सब कुछ है, जो उनके पास सर्वर्स हैं, उनकी बदौलत उन लोगों ने हमें इस चीज़ का जो कंट्रोल है वो उनके हाथों में चला गया है। अगर आप देखो, अगर आपका कोई भी बिज़नेस है तो आज आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया का यूज़ करना काफ़ी नेसेसरी हो गया है। अगर आप आज के वर्ल्ड के साथ compete करते हो तो उसको डिजिटल मार्केटिंग का एक टाइप ही बोल सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो हमें करनी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग की बात करो तो उसमें हमें SEOs करने पड़ते हैं। एक बार हमें हमारी साइट को गूगल के साथ क्रॉल करवाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हमें गूगल को बताना पड़ता है कि हमने ये साइट बना दी, आप देख लो, और इसके बाद हमारी साइट को गूगल पे रैंक करवाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सर्च इंजन, बहुत नहीं ऑलमोस्ट सभी हम लोग गूगल का जो सर्च इंजन है वही यूज़ करते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग याहू बहुत कम यूज़ करते हैं और पहले याहू यूज़ किया करते थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते थे। तो लेकिन अभी गूगल ने बहुत सारा जो है इसको ईजी कर दिया है, तो हमें ईजी वे में काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कुछ करके गूगल ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर रखा है। और दूसरी होगी फेसबुक, जिसने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर ये क्रैश करती है ना एक दिन, तो हमारी पूरी लाइफ की ना, मतलब जैसे हम लोग 20-25 साल पहले थे ना, वैसे हो जाना है हम लोगों ने। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। आई होप वो सर बना पाएँ ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसमें सब जो हमारी फाइल्स हैं, हमारा डेटा है, वो हमारे पास ही रहे। और इंस्टेड ऑफ हम लोग उनके सर्वर्स पे कुछ होस्ट करें तो हम लोग अपने आप से ही कुछ ऐसा कर पाएँ। लेकिन ऐसा हो पाएगा या फिर लोग उनको ये लॉन्च करने देंगे, मुझे इसका डाउट हो रखा है। बिकॉज़ बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ का खात्मा होगा उस टाइम पे। अगर जैसे देखो जो सर्वर्स प्रोवाइड करती हैं, वो लोग क्यों चाहेंगे कि ऐसा कुछ आए, ऐसा कि सब कुछ यूज़र के कंट्रोल में रहे फिर भी लोगों तक पहुँचे। हमारा डेटा, हमारा सर्वर खुद ही है। लोकल होस्ट पे जब साइट होती है तो हम लोग उसको कोई और बाहर से उसको एक्सेस नहीं कर पाता, हमारे ही लोकल होस्ट पे उसको एक्सेस कर पाते हैं जब तक हम लोग उसको किसी सर्वर पे होस्ट नहीं करते हैं। तो यही कुछ बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। और अगर आप भी एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ट्राई करो बनाने का। जैसे अभी नोटिफिकेशन का बनाया तो बहुत कुछ बन सकता है। ऐसे सोचो और थोड़ा सा दुनिया को फ्रीडम दिलवाओ, इंडिया में भी पता चले। तन्मय मतलब जो कॉमेडियन है ना, वो भी इसका एक पार्ट है। तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते हो, है ना? अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ और बनाओ कुछ, दो दुनिया को पता चले कि हाँ अभी ये बोलते हैं कि ब्रिटेन से ये था, US से ये था, तो कल को बोले जर्मन से ये था, तो कल को बोले ही ऐसे कि नहीं जी इंडिया से ये था। तो आई होप आप लोगों में से कोई कुछ ज़रूर बनाएगा। बहुत दिमाग है हमारे इंडिया में। तो आजकल तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है डिजिटल का, होना भी चाहिए। अगर इस दुनिया के साथ हमें मिलके चलना है ना, इस दुनिया के साथ स्टैंड करना है, तो हमें इंटरनेट को यूज़ करना पड़ेगा। डिजिटल जो चीज़ें हैं उनको एक्वायर करना पड़ेगा, तो तभी तो बनेगा डिजिटल इंडिया। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा आज का थॉट ऑफ द डे याद रखना, कल पे नहीं छोड़ना है किसी भी काम को। अगर आज का काम है तो उसको आज ही कंप्लीट कीजिए। ये मत सोचिए कल संडे है, कल संडे है तो छुट्टी करना ना, संडे है तो छुट्टी करना, तो संडे को छुट्टी करते हैं, छुट्टी को भी पोस्टपोन नहीं करना है, ठीक है? तो उसके लिए अलग से कोई हॉलीडे लेने का आपको ज़रूरत नहीं है। आप कल को एंजॉय कीजिए, संडे को। आज अपना काम ख़त्म कर दो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे ये वीडियो ना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ध्रुव राठी का ये वीडियो है और काफ़ी अच्छा समझाया कि इसकी जो हिस्ट्री रही है, किस वजह से इसको बनाया गया था, और जो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे www एक अलग डिफरेंट चीज़ है और इंटरनेट एक डिफरेंट चीज़ है। तो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं, एक सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट एक नेट के जैसे एक जाल है। तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी होगी इस वीडियो के लिए। काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकता है आप लोगों के लिए, बट यस ऐसा चाहिए। बस इतना सा समझ लो कि हम लोगों को सेंट्रलाइज्ड नहीं होना है, हम लोगों को एक दो कंपनीज़ के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। सिर्फ फेसबुक, गूगल
गूगल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे हम लोग डिपेंडेंट नहीं हो सकते। कल को अगर इनका कोई भी सिस्टम क्रैश करता है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? तो नई नई चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, हमारा डेटा एक के पास नहीं होना चाहिए। और हो सके तो आई होप इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज़ बन जाए जो हमारा जो डेटा है वो हमारे पास ही सिक्योर रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो बहुत अच्छा था। इफ़ यू ऑल्सो लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊँगी, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे। बाय बाय।